नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 10 प्रश्नों का सीरीज, जिसके क्रम में ये चौथा सेट होगा। हम लोगों ने 10 प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, जो आगामी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आज हम लोग 5 प्रश्न पॉलिटी से और 5 प्रश्न हिस्ट्री से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। किसमें है? अनुच्छेद 56। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56। वहीं बात करें राष्ट्रपति की, बात आई तो राष्ट्रपति का पद यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है। 52 में क्या वर्णित है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं 53 में क्या चीज का वर्णन है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में क्या चीज का वर्णन है? तो निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में क्या चीज का वर्णन है? तो निर्वाचन की रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में जो है उसकी कार्यकाल यानी कार्य। वहीं अनुच्छेद 57 में क्या चीज का वर्णन है? तो कहा गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में क्या चीज का वर्णन है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद 71 में क्या चीज का? तो निर्वाचन विवाद, निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा वह कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 61 की बात है तो 61 में क्या? महाभियोग की चर्चा है, महाभियोग की चर्चा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो हम लोग जानते हैं संविधान में कितने अनुसूची है वर्तमान में? तो 12 अनुसूची। कितने हैं? 12 अनुसूची है। तो ये कहा गया है कि राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख यह किस अनुसूची में है? तो यह चौथी अनुसूची में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 4 में वर्णन है। अच्छा, अनुसूची हम लोग समझ लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? तो प्रथम अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरा अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची, इसमें पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन की चर्चा है, वेतन और पेंशन की चर्चा है। वहीं तीसरी अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? तो तीसरा अनुसूची में शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। वहीं 5वीं अनुसूची में क्या चीज का चर्चा है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। वहीं 6ठी अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? तो 4 राज्य जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुसूची 7 में क्या चीज का वर्णन है? तो अनुसूची 7 में जो है क्या चीज का वर्णन है? सूची का उल्लेख किया गया है। किसका? सूची का। 8वीं अनुसूची में क्या चीज का चर्चा है? भाषा की चर्चा है। वहीं 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान, अनुसूची 11 में तो पंचायती राज और अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 18 में। किस में है? भाग 18 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में। और अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक इसकी चर्चा है। संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। 2 में नागरिकता का चर्चा है। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का को में मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग को में उल्लेखित राज्य। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत। 9 का को में नगर पालिका और 9 का ख में सहकारी समितियां। वहीं भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त संबंधी संविदा एवं वाद। और वही भाग 13 में
भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा। 19 में प्रकीर्णन। 20 में भाग 20 में जो है संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी तथा विशेष उपबंध। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। हिंदी में प्राधिकार पाठ की चर्चा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 का सी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें मौलिक अधिकार, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा है। समानता का अधिकार की चर्चा है। वहीं 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है। वहीं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की चर्चा है। जो भाग 19 है उसमें भी कितने तरह की? 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। वहीं बी में जो है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। सी में तो हम लोग देख लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में जो है आवागमन की स्वतंत्रता है, आवागमन यानी कहीं भी आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 का ई में जो है निवास एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भूभाग में हम लोग निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का एफ जो खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार था। जी में क्या चीज का? तो व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए वृद्धि किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत विधि आयोग की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चार्टर्ड अधिनियम आया तो हम लोग एक बार पूरा चार्टर्ड अधिनियम समझ लेते हैं। 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था, इसके अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को शामिल किया गया और इसी के तहत जो है ये विधि आयोग की स्थापना किया था। वहीं बात करें 1813 चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के साथ व्यापार जो एकाधिकार प्राप्त था वह छीन लिया गया और उसे केवल चीन और चाय के साथ जो है छूट दिया गया था। चीन और चाय के साथ छूट दिया गया था। वहीं 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया और भारत में एक सचिव पद का सृजन किया गया। सचिव पद का सृजन किया गया। इसी के अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पद को समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब किया गया? तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा यह 1579 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। वहीं जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। कब? 1564 ईस्वी में। वहीं
फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। किसमें? 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति मिला था 1578 ईस्वी में। वहीं 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही शंबत की शुरुआत किया था। और 1585 ईस्वी में अकबर ने अपने राजधानी स्थानांतरण करके कहाँ ले गया था? लाहौर ले गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आप लोग बताएं, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया था कांची का कैलाश मंदिर। वहीं कांची के कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर का निर्माण इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? चोल वंश का शासक था गंगदेव। किसने करवाया था? चोल शासक गंगदेव ने कराया था। चलिए, और वहीं अच्छा उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर इसका निर्माण कराया था ययाति केसरी ने। किसने कराया था? ययाति केसरी ने कराया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तराधिकारी की लड़ाई में सामूगढ़ का युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो उत्तराधिकारी की लड़ाई में 3 युद्ध हुए थे। किसके बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें तीनों युद्ध में जो है दारा शिकोह की पराजय हुई थी, औरंगजेब जीत गया था। तो कौन जीता था उत्तराधिकारी की लड़ाई में सामूगढ़ का युद्ध? तो ये जीता था औरंगजेब। कौन जीता था? औरंगजेब विजय हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सबसे पहले हुआ था धर्मट का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 ईस्वी में, जिसमें जो है औरंगजेब जीता, दारा शिकोह हार गया। दूसरा हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। ये कब हुआ था? तो मई 1658 में। ये अप्रैल में हुआ था, ये मई में हुआ था। इसमें भी जो है औरंगजेब विजयी हो गया था। और तीसरा हुआ था देवराय का युद्ध। ये मार्च 1659 में हुआ। इसमें औरंगजेब विजय हुआ और दारा शिकोह इस बंदी बना लिया गया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते अगला प्रश्न है देवगांव की संधि कब हुई थी? तो देवगांव की संधि ये कब हुआ था? 1803 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1803 ईस्वी में। अच्छा हम लोग देख लेते हैं मराठा और औरंगजेब के बीच कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सूरत की संधि ये 1775 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि ये 1779 ईस्वी में हुआ था। शालवाई की संधि ये कब हुआ था? 1782 में हुआ था। वहीं बसीन की संधि ये 1802 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करें नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर की संधि ये कब हुआ था? तो ग्वालियर की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में। और पूना की संधि ये हुआ था 1817 ईस्वी में। अब मंदसौर की संधि ये हुआ था 1818 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आने की संभावना होती है। दोस्तों ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।